आज की इस वीडियो में दोस्तों साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 36 क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड आज के इस टेस्ट में पास होने के लिए आपको 36 में से 30 क्वेश्चंस का आंसर सही करने होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग सारे क्वेश्चंस करके जाइएगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप देख लीजिए फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए। एंड हाँ, एक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है, पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं अभी तक खोजी जा चुकी है। और एक क्वेश्चन ये भी बताना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है और पांचवी अवस्था कौन सी है। ओके गाइस, कमेंट बॉक्स में देख लीजिए यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से हम क्वेश्चंस को करते हैं। 10 मिनट में हम ट्राई करेंगे कि 36 क्वेश्चंस को हम कर ले जल्दी से कंप्लीट, ठीक ना। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग बस समझिएगा। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? आखिर गैस पानी को ब्लीचिंग पाउडर में क्यों मिलाया जाता है, या पानी में ब्लीचिंग पाउडर को हम क्यों मिलाते हैं? आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, पानी को कीटाणुरोधी, ठीक ना, बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए, पानी को पोर्टेबल बनाने के लिए दोस्तों अक्सर शहरों में, आपको पता है शहरों में तो फ्रेंड्स हैंडपंप का पानी आता नहीं है जमीन से, क्योंकि खारा होता है। तो नदियों से आता है, उसमें आपको पता है बैक्टीरिया होता है, कई सारे केमिकल्स होते हैं। तो उसको साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो जब पानी में ब्लीचिंग पाउडर को मिलाते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये सेहत के लिए हानिकारक भी है। तो इसलिए ज़्यादा पानी पियोगे शहर वाला तो भी नुकसान है, और कम पानी पियोगे तो भी नुकसान है। तो ये है कि उतना ही पानी पीना है जितना मतलब सही है, मतलब कि मीडियम। वैसे गांव में अगर देखा जाए तो गांव में अगर ज़्यादा भी पानी पीते हो तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एक प्रकार से वो नेचुरल वाटर है जो कि ज़मीन से आ रहा है डायरेक्ट, तो उसमें कोई केमिकल नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट के सिद्धांत की खोज किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा आइजैक न्यूटन ने। दोस्तों सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट के सिद्धांत की खोज आइजैक न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? आपको पता है फ्रेंड्स, जिंक का प्रयोग करके, मतलब जिंक का लेप लगाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है, ठीक ना। तो जस्ते का प्रयोग करते हैं। हाइड्रा अपना पुनर्जनन किस विधि से करता है? दोस्तों हाइड्रा में आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे, क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें बडिंग होता है, मुकुलन होता है, ठीक ना। हाइड्रा के जो पार्ट्स होते हैं वो टूटते टूटते कई सारे भागों में बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद एक और नया जीव बनता है, फिर उससे बनता है, ठीक ना। तो इसमें जो पुनर्जनन है या जनन जो है ये मुकुलन बडिंग द्वारा होता है। ओके, पुरुषों में प्राथमिक जनन, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। वाहनों के हेडलाइट, ठीक ना, वाहनों का जो हेडलाइट होता है, लाइट आगे देखने के लिए, में किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर दर्पण का एग्जाम्पल दे रखा है। आपको पता है हेडलाइट में वैसे तो फ्रेंड्स लेंस का ही प्रयोग करता है, लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, प्रकाश को फैलाने के लिए। तभी तो ज़्यादा फैलेगा प्रकाश, तो ज़्यादा दूर तक हम देख पाएंगे और ज़्यादा एरिया को देख पाएंगे। ओके ना। तो आपने पढ़े होंगे फ्रेंड्स, अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो लेंस ही तो प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक ना। तो जो फैला देता है इसलिए उसको अपसारी कहते हैं, और उत्तल को अभिसारी कहते हैं, ठीक ना। तो अवतल दर्पण जो यूज होता है, अवतल लेंस, ये क्या करता है, लाइट को फैला देता है, ठीक ना। तो हेडलाइट में अवतल लेंस कह सकते हो, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वैसे दर्पण भी लगा दो, करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन देख के लगाना है आपको। तो आपको समझ में आ गया। वहीं पर अगर आपसे ये पूछा जाता गाइस कि पीछे से क्वेश्चन को बिल्कुल ब्रीफली संक्षिप्त में पूछते हैं कि साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? वाहनों में साइड मिरर जो है पीछे से आ रहे गाड़ियों को, बड़े बड़े व्हीकल्स को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आपको पता है फ्रेंड्स, व्हीकल्स का आकार बहुत बड़ा होता है, ठीक ना, लेकिन उसको अगर हम छोटा देखें, छोटा इमेज में देखना चाहते हैं तो कैसे देख पाएंगे? तो वो पॉसिबल है उत्तल दर्पण की वजह से। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि बड़े वस्तुओं का इमेज काफ़ी छोटा बनाता है।
बड़े आकार के वस्तुओं का, याद रखिएगा। अमीबा अपना प्रजनन किस विधि से करता है? तो वाइनरी फ्यूजन, वाइनरी विखंडन के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, ये पता होगा आपको। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताने के लिए नाइट्रोजन का जो है परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए और परमाणु संख्या पता होना चाहिए। देखिए, नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ये कितना होता है? 14 होता है और परमाणु संख्या 7 होता है। और ये भी आपको पता है फ्रेंड्स, द्रव्यमान जो संख्या है ये किसके योग के बराबर होता है? तो ये फ्रेंड्स न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के योग के बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। ओके, और जो परमाणु संख्या होता है ये प्रोटॉन के बराबर होता है। जितना प्रोटॉन होगा उतना परमाणु संख्या होगा, ठीक ना, मतलब बराबर होता है। तो अब इसमें हमें एक चीज तो पता है फ्रेंड्स, परमाणु संख्या अगर आपको पता है तो भी निकाल लोगे। कैसे? अगर परमाणु संख्या देखिए 7 है, परमाणु संख्या 7 हमें पता है और प्रोटॉन की संख्या बराबर में परमाणु संख्या होता है, तो 7 हम रख देंगे प्रोटॉन के स्थान पर और इधर लाकर माइनस कर देंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या पता चल जाएगा 7। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मतलब द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या दोनों पता होना चाहिए। लेकिन अगर प्रोटॉनों की संख्या पूछता तो अगर हमें इसका परमाणु संख्या पता होता तो उसी के बराबर होता है परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, तो 7 लगा देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रवाह, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए यहां पर उपकरण पूछा गया है। कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो एमीटर का प्रयोग करते हैं। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? तो आपको पता है फ्रेंड्स, एम्पियर, एम्पियर में मापते हैं। जायगोट का निर्माण किससे होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? वही अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सर्च लाइट में किस धातु को आसानी से चाकू के द्वारा काटा जा सकता है? सोचिए, वह धातु है लेकिन उसको चाकू से काटा जा सकता है। वह सोडियम है, क्योंकि ये फ्रेंड्स पनीर के जैसा मुलायम होता है, ठीक है, बट ये धातु है। सोचिए, संवेग, मोमेंटम किसके बराबर होता है? तो गाइस ये मास, द्रव्यमान और वेलोसिटी के गुणनफल के बराबर होता है। याद रखिएगा, मोमेंटम जो है ये द्रव्यमान, मास को द्रव्यमान और वेलोसिटी वी एम गुना में वी के बराबर होता है। ओके, मास गुना में वेलोसिटी के बराबर होता है। प्रतिरोध, जिसे इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं, इसका ऐसा यूनिट ओम होता है, ठीक ना। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, याद रखिएगा। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि भार, वेट और बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। भार का भी और बल का भी ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वह उत्तल दर्पण होगा। ओके गाइस, याद रखिएगा। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन। आपको पता है फ्रेंड्स, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से हमारे ग्वाइटर रोग हो जाता है। और थायरोक्सिन हार्मोन कौन बनाता है? तो हमारे गले में थायराइड ग्रंथि जो स्थित होता है ना, ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। और आयोडीन की कमी की वजह से जब हमारा थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन बनाना कम कर देता है तो ऐसे में ग्वाइटर रोग हो जाता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे। प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत में आप देखिए, प्रकाश का अपवर्तन का सिद्धांत क्या कहता है फ्रेंड्स? जब प्रकाश एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में, मैं यहां पर एक अभिलंब बना देता हूं, ठीक है ना, यह अभिलंब है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे। प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत देखिए क्या पूछा गया है। जब प्रकाश की किरण एक सघन मतलब ज्यादा डेंस वाले माध्यम से विरल माध्यम कम डेंस वाले माध्यम में पहुंचती है तो प्रकाश की जो किरण है या किस ओर मुड़ेगी, अभिलंब से दूर या अभिलंब के पास? तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश की जो चाल है ये निर्वात में अधिकतम होता है। मतलब जहां पर कोई भी मतलब खाली स्थान, जहां पर वायु भी नहीं हो, ठीक ना, तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। और ठोस, जहां पर सघन ज्यादा हो,
ठीक है, डेंस ज़्यादा हो वहाँ पर न्यूनतम होता है। अब गाइज आपको पता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक सघन, ये जो बॉक्स देख रहे हो इसमें पानी है, ठीक है, ये डेंस एरिया है, या फिर मान लीजिए ये कोई मेटल है, और जब प्रकाश की किरण, मैं यहाँ पर एक अभिलंब बना देता हूँ, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ठीक ना, कम डेंस वाली एरिया से अधिक डेंस वाले एरिया में आएगा, माध्यम में पहुंचेगा, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अब क्यों झुकेगा? तो आपको पता है प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम होता है, कम डेंस वाले एरिया में। अब ज़्यादा डेंस वाले एरिया में आ गया तो न्यूनतम हो गया, इस वजह से ये झुक जाएगा। अपने सेम स्पीड से नहीं जा रहा है, अगर सेम स्पीड से जाता तो यही उसका लाइन होता, ठीक है, झुकता नहीं अभिलंब की ओर, लेकिन झुक गया। अब क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हो जाएगा, जैसे इसमें देख सकते हो, ठीक ना। आप इसका उल्टा कर दीजिए जैसे मैंने आपको समझाया, क्योंकि क्वेश्चन उसी तरीके से पूछा गया है, तो ये अभिलंब से दूर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रकाश के अपवर्तन, ठीक ना, अपवर्तन के सिद्धांत पर, क्योंकि परावर्तन में तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाता है, लेकिन अपवर्तन में उस माध्यम से गुजर जाता है, ठीक ना, अभिलंब की ओर झुकते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम अपना जनन किस विधि से करता है? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हाइड्रा फ्रेंड्स किस विधि से करता है? तो वर्डिंग, मुकुलन द्वारा, और अमीबा जो है बाइनरी विखंडन, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, और जो प्लाज्मोडियम है ये अपना जनन जो है ये बहुविखंडन, ठीक ना, मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा करता है। पढ़े होंगे आपने 10th में, मल्टीपल फ्यूजन, बहुविखंडन होता है इसका। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब कि उसको खराब होने से बचाने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन जब लग जाएगा तो खराब हो जाएगा, तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों पहले तो आपको पता होना चाहिए हीलियम, हीलियम जो है ना ये क्या है? उत्कृष्ट गैस, जिसे इंग्लिश में नोबेल गैस कहते हैं, इससे अकीरीय गैस भी कहते हैं, और ये हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके 18वें समूह में है, जिसे शून्य समूह के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। शून्य समूह किसको कहते हैं? तो 18वें समूह को। एंड आपको पता है फ्रेंड्स, किसी तत्व के परमाणु के वाह्यतम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? आपको पता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंड गाइस जब आप हीलियम, और इसमें बहुत सारे नोबेल गैस कौन कौन से होते हैं? इसमें नोबेल गैस में फ्रेंड्स आपको पता, ऑर्गन आ जाता है, नियोन आ जाता है, इसमें क्रिप्टॉन आ जाता है, जेनॉन आ जाता है, रेडॉन आ जाता है, ये सारे कौन से गैस है? ये सारे नोबेल गैस है, ठीक ना। तो हीलियम को छोड़कर बाकी जो गैसें हैं ना फ्रेंड्स, उसके वाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो 8 उपस्थित होते हैं। एंड आपको पता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 8 जब किसी सेल में होगा इलेक्ट्रॉन तो वह सेल पूर्ण होगा, और उसके बाद एक और सेल अगर आप लगाते हो तो फिर उसमें 0 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसलिए इसको 0 समूह भी कहते हैं। और वैसे तो 8 होता है, तो फिर यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बस समझोगे तो आप करेक्ट आंसर बता दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यकृत, लीवर किस प्रकार की ग्रंथि है? हमारे शरीर में कुल 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। एक है अंतःस्रावी ग्रंथि जिसे इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, दूसरा है बहिर्स्रावी ग्रंथि जिसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, और यकृत जो है ना ये बहिर्स्रावी ग्रंथि है, और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा, बहिर्स्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओके फ्रेंड्स, एंड तीसरा होता है मिक्स ग्लैंड जिसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, और एकमात्र हमारे शरीर में मिश्र ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है जिसे पेनक्रियाज इंग्लिश में कहते हैं। अब आपको बताना है हमारे शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, ठीक ना, अंतःस्रावी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है वह क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जड़त्व, ठीक ना, जड़त्व। और जड़त्व का जो नियम है ये सबसे पहले किसने दिया था? तो ये गैलीलियो ने दिया था। ओके गाइस, और इसी को चेंज करके न्यूटन ने अपना प्रथम नियम बनाया था गति का। तो जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था, याद रखिएगा। ये जड़त्व का नियम है, परिभाषा सेम है दोनों में लगभग, गति का पहला नियम में भी और जड़त्व में भी। दांतों में सड़न कब शुरू होती है? जब गाइस हमारे मुंह का जो पीएच मान है ना 5.5 से कम होने लगता है, मतलब अम्लता जब बढ़ने लगती है तो हमारा दांत भी सड़ने लगता है। ओके गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जब अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तब केल्विन पैमाने पर तापमान क्या होगा। देखिए, जब भी सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो तो आपको बस उसमें 273 जोड़ देना है, और यही आपसे पूछ रहा है, मतलब आपसे चेक कर रहा है कि क्या आपको पता है या नहीं। तो आप 273 78 में जोड़ दीजिए, 8 3 11 के 1, हमें पता चल गया कि ये क्या होगा, 351 केल्विन। ठीक ना, केल्विन में हमें चेंज करने बोला है, 351 केल्विन। और हाँ, आपको पता होना चाहिए ये टूथपेस्ट में अक्सर फ्रेंड्स नमक भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि नमक आपको पता है फ्रेंड्स एक प्रकार का क्षार का काम करता है जो कि अम्लता को कम करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो O3 मतलब 3। ओके, 3 परमाणु होते हैं। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है? तो कुलाम्ब होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कुलाम्ब होता है। विद्युत धारा अगर पूछा जाए उसका ऐसा यूनिट तो एम्पियर आपको बताना है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या स्थापित करता है? तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम स्थान एवं समय के बीच का संबंध को स्थापित करता है। स्थान एवं समय के बीच के संबंध को स्थापित करता है। उत्प्लावन बल, ठीक है, जिसे वायंसी भी कहते हैं, वायंट फोर्स भी कहते हैं, की व्याख्या आपको पता है फ्रेंड्स आर्किमिडीज ने किया था। इसी की वजह से नाव जो है वो पानी में तैर पाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पता होना चाहिए, सेरिब्रम है। सेरिब्रम जो है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण जो है ये है जीवाणु, बैक्टीरिया। ऊपर की ओर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? आपको पता है फ्रेंड्स, स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? इसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसका परिभाषा क्या है? किसी वस्तु के आकार और उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उसमें बनती है या उसके अंतर्गत आ जाती है उससे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बांधों में जब पानी को जमा करके रखा जाता है, और आपको पता है फ्रेंड्स बांधों में जो संचित ऊर्जा होता है उसमें कौन सा एनर्जी होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। और उसके थ्रू आपको पता है नीचे गिराया जाता है और नीचे टरबाइन लगा होता है जो कि घूमता है और विद्युत पैदा करता है। ठीक ना। तो किसी वस्तु के आकार और स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा बनती है उससे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हथौड़ा रखा हुआ है लेकिन उसको उठा लिया तो उसमें उसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया, अब उसमें एक ऊर्जा आ गया जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। गतिज ऊर्जा गति के कारण बनता है, जैसे आप दौड़ रहे हो तो आपके अंतर्गत गति ऊर्जा आ गया, और आप दौड़ने की स्थिति में हो। ठीक है, एक दौड़ने का स्टार्टिंग फॉर्म होता है, अवस्था होता है, तो वहां पर आपके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? तो एक मिश्र धातु फ्रेंड्स ठोस विलयन का उदाहरण है। ओके, पृथ्वी की तापक्रम की वृद्धि के लिए सबसे बड़ा कारक क्या है? मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो पृथ्वी के ताप वृद्धि के लिए सबसे बड़ा कारक जो है, मुख्य कारक पूछा गया सबसे बड़ा, तो चारों में से एक ऑप्शन बताना है आपको, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड बताओगे। ओके, एंड अम्लीय वर्षा के लिए अगर आपसे पूछा जाए मुख्य कौन से गैस कारक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों। अम्लीय वर्षा अगर आपसे पूछा जाए तब आपको बताना है, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये आपको पता है जल वाष्प, जिसका फॉर्मूला H2O ही होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल वाष्प से क्रिया करके नाइट्रिक एसिड बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। सिलिकॉन क्या है? ये अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। ओके, जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के समूह में नीचे जाते हैं तो जो सेल है उसकी कोषों में क्या परिवर्तन होगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संख्या बढ़ेगी। ओके, एंड लास्ट